इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है एनर्जी का। अब स्टूडेंट एनर्जी से रिलेटेड पहली बात तो आप सबको पता है कि एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी, और एनर्जी के वो सारे यूनिट्स हैं जो मैंने वर्क के यूनिट्स आपको बता दिए। अब स्टूडेंट एनर्जी जो है इसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, जैसे कि फर्स्ट टाइप है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं एनर्जी ड्यू टू मोशन एंड पोजीशन ऑफ द बॉडी। इसी तरह स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि चार्जेस के फ्लो की वजह से आपको मिल रही होती है विद रिस्पेक्ट टू, और इसके बाद हमारे पास साउंड भी एनर्जी की एक फॉर्म है। इसी तरह स्टूडेंट जो हीट है वो भी एनर्जी की फॉर्म है, लेकिन हमारा यहाँ पे जो बेसिक कंसर्न है वो मैकेनिकल एनर्जी है। तो स्टूडेंट मैकेनिकल एनर्जी को मजीद आगे एक्सटेंड करते हुए याद रखिएगा, मैकेनिकल एनर्जी को मैं दो टाइप्स में डिवाइड करता हूँ। एक को हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी टाइप की जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी, उसको नाम दिया जा सकता है। अब स्टूडेंट जो काइनेटिक एनर्जी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, उसकी भी दो टाइप आप जो है वो नोट करेंगे। एक को आप कहते हैं लीनियर काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ mv² से निकालते हैं, और दूसरी जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है जो कि हाफ I⍵² से निकालते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी को भी आप 3 कैटेगरीज में लिख सकते हैं। एक है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि आप mgh से कैलकुलेट करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपने हाइट के लिए क्या रेफरेंस लिया है। दूसरा हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी स्टूडेंट हम यूज करते हैं जो कि आप किसी स्प्रिंग में कंप्रेशन की वजह से होती है, ये हाफ kx² से। और तीसरा जो है वो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज की एस्टिमेट करते हैं जो कि आप Q इंटू V, इससे आप एस्टिमेट करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे इन तमाम एनर्जीज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसे मैं जरा लेके चल रहा हूं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे बहुत से एमसीक्यू जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो अब मैं जो है वो काइनेटिक एनर्जी विच इज एक्चुअली इक्वल टू हाफ mv², देखिए स्टूडेंट इस रिलेशन को अगर मैं मैथ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू m²v² डिवाइडेड बाय 2m, और mv की जगह मोमेंटम लिखा जाए तो p²/2m। तो ये एक रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का, p²/2m, ये यहां पे आपको पता होना चाहिए। इसी रिलेशन को अगर मैं 2 डिफरेंट बॉडीज के लिए काइनेटिक एनर्जीज की रेशियो की फॉर्म में लिखूं तो स्टूडेंट याद रखिएगा इस रिलेशन के मुताबिक m2/m1 यानी काइनेटिक एनर्जी की रेशियो जो है वो मैसेज की रेशियो के इनवर्स, और जबकि मोमेंटम की रेशियो के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये एक जो रेशियो है वो आपको एमसीक्यू के लिहाज से याद रखनी है। अगर आपसे कहा जाए कि मैसेज इस रेशियो में 1:2, मोमेंटा जो है वो डिफरेंट बॉडीज के वो 2:3 में है, तो आप बताएं काइनेटिक एनर्जीज की क्या रेशियो होगी, तो आप ये रिलेशन फाइंड आउट, यहाँ इस रिलेशन से आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट ये जो रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, इस रिलेशन को मजीद भी डिफरेंट एंगल से यूज किया जा सकता है। कैसे? अगर मैं कहूं कि मोमेंटम सेम है, मोमेंटम को अगर सेम कर दिया जाए किसी सिचुएशन के लिए तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। ये बड़ी यूनिक बात है क्योंकि नॉर्मली इस रिलेशन से हमें यह पता होता है और हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, लेकिन मोमेंटम सेम हो तो वो इनवर्स रिलेशन हो जाता है। और अगर इसे हम ग्राफ की फॉर्म में लिखें कि काइनेटिक एनर्जी और मास का ग्राफ वेरिएशन का, तो वो इनवर्स आएगा। कब? जब मोमेंटम कांस्टेंट हो। और अगर इसी रिलेशन से मैं मास को कांस्टेंट कर देता हूं तो स्टूडेंट फिर याद रखना आपने कि उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी है that will be directly proportional to p², और इस रिलेशन को आप डिफरेंट सिचुएशन में रेशियो निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, p1²/p2²। तो ये स्टूडेंट ये भी रिलेशन आपने याद रखना है। और अगर मैं इसका ग्राफ डिस्कस करूं काइनेटिक एनर्जी की वेरिएशन का विद रिस्पेक्ट टू द मोमेंटम स्क्वायर बाय कीपिंग मास ऑफ द बॉडी कांस्टेंट, तो ये हमारे पास जो है वो स्ट्रेट लाइन रिलेशन आएगा जैसे कि आपके सामने है। अब कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जिससे ये कुछ रिलेशंस हम अप्लाई भी करेंगे स्टूडेंट। तो एमसीक्यू देखें, वो कहता है इफ
बड़ी इंपॉर्टेंट बात, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज 10 जूल एंड इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज टू या इंक्रीज्ड बाय 20%, देन परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट ये जरा सुनिएगा बात, अगर एक बॉडी की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है और उसकी वेलोसिटी को हमने 20% इंक्रीज कर दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट इंक्रीज आएगा? ऑप्शन ए 34%, ऑप्शन बी 44%, ऑप्शन सी 54% एंड ऑप्शन डी 64%। स्टूडेंट मैं इसको दो तरीकों से सॉल्व कराऊंगा और फिर लास्ट में आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा कि इस तरह के एमसीक्यू को शॉर्टकट में कैसे डील करना है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। चूंकि बॉडी सेम है, मास कांस्टेंट है, तो मैं टू डिफरेंट सिचुएशन के लिए काइनेटिक एनर्जीज की रेशियो को लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू v1 स्क्वायर ओवर v2 स्क्वायर। अब स्टूडेंट अगर इनिशियल जो मेरे पास स्पीड है उसे मैं कह देता हूं दैट इज v, और 20% इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब जो फाइनल स्पीड आई है दैट इज 1.2 v हो गई है, क्योंकि 20% इंक्रीज हो गया ना, तो 1 में 20% इंक्रीज करेंगे वो फ्रैक्शन में 1.2 हो जाएगा। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा v स्क्वायर ओवर 1.2 का स्क्वायर 1.44, और हमारे पास जो है v स्क्वायर, ये v स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो काइनेटिक एनर्जी जो 2 है आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 1.44 टाइम्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इसका मतलब ये है कि आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1 थी तो 0.44 ये एक्स्ट्रा फैक्टर आया है वेलोसिटी के इंक्रीज करने से, और अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब यह है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना आया? 44%। बीटा इज द राइट आंसर। ये तो एक रिलेटिव है, तो ये भी शॉर्ट लेकिन रिलेटिवली लॉन्गर है जो अब मैं बताने लगा हूं। इससे भी शॉर्ट देखें कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है? 20%। आप लेट कर लें, मैं मजीद शॉर्टकट आपको समझा रहा हूं। आप लेट कर लें कि इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड थी 1, ठीक है जी, 20% इंक्रीज हुआ है तो फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी? 1.2, और हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, तो 1.2 का स्क्वायर जब आप लेंगे तो ये आएगा 1.44, और 1.44 से आपको पता है कि एक्स्ट्रा फैक्टर कितना है? 44%। तो ये आप डायरेक्टली इस तरह से, अगर मैं कहता 30% इंक्रीज हुआ है तो वो 1.3 का स्क्वायर आना था, और 1.3 का स्क्वायर 169, तो 0.69 यानी 69%। ले स्टूडेंट, तो यहां पे 44%। अच्छा, अब एक और इसी एमसीक्यू को मैं डिफरेंट एंगल से, अगर मैं कहूं इसी एमसीक्यू की स्टेटमेंट को इस तरह से डील करूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट विल बी, स्टेटमेंट यही है, व्हाट विल बी फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर वेलोसिटी जो है वो 20% इंक्रीज होगी है तो काइनेटिक एनर्जी की फाइनल वैल्यू क्या होगी? तो स्टूडेंट आप देखें कि 20% इंक्रीज करने से कितना इंक्रीज आया? 44%। इसका मतलब 10 जूल का 44% बढ़ गया। आप 10 जूल का 44% निकालें तो 44 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 10। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो मेरे पास ये आंसर आएगा 4.4 जूल। ये इतनी वैल्यू बड़ी है, लेकिन उसने फाइनल वैल्यू पूछी है, इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 10 जूल, तो फाइनल वैल्यू जो मेरे पास आएगी वो आएगी मेरे पास स्टूडेंट, बड़ी आसान बात, 10 प्लस 4.4 एंड दैट इज 14.4 जूल। तो आपको इस तरह के ऑप्शंस के साथ भी वो डील कर सकता है, वो जूल की फॉर्म में भी फाइनल वैल्यू या इंक्रीज अगर पूछे तो वो 4.4 जूल है। तो ये स्टूडेंट आपसे इस तरह के क्वेश्चन वो डिस्कस कर सकता है। और एक किस्म का क्वेश्चन तो मैंने बताया है कि आपको मैसेज की रेशियो गिवन हो, मोमेंटम्स की रेशियो गिवन हो, और आपसे कहा जाए कि काइनेटिक एनर्जीज की रेशियो बताएं, तो आप वो इस तरह से जो है वो पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन यहां पे डील कर लेते हैं, एमसीक्यू ये है, वो कहता है इफ मोमेंटम of a body is increased by 100%. If momentum of a body is increased by 100%,
देन परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी बॉडी का मोमेंटम 100% इंक्रीज कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज आएगा? ऑप्शन ए 200%, ऑप्शन बी 300%, ऑप्शन सी 400% एंड ऑप्शन डी 500%। अब स्टूडेंट देखिए, इसका मैं पहले सॉल्यूशन करवाता हूं, फिर आप गैस कीजिएगा। और 80% स्टूडेंट तब भी गलत ही गैस करते हैं। देखिए मैंने कहा कि जो मोमेंटम है वो 100% इंक्रीज हो गया है। अब इसका मतलब अगर सॉल्यूशन में यहां पे डिस्कस कर रहा हूं इस एमसीक्यू का, अगर इनिशियल मोमेंटम p था तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? 2p, यानी 100% इंक्रीज हो गया है। और यहां से मैंने रिलेशन आपको बताया, चूंकि बॉडी सेम है तो काइनेटिक एनर्जीज की जो रेशियो है वो मोमेंटम स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इनिशियल मोमेंटम p स्क्वायर, फाइनल मोमेंटम 2p स्क्वायर। जब आप इसे सोल्व किया ये 1/4, और जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो काइनेटिक एनर्जी 2 that is actually becomes 4 times initial kinetic energy। तो अब मैं इतना से सोल्व करके अगर अभी भी आपसे कहूं कि गैस करें कि क्या आंसर है, तो आप कहेंगे 400%, लेकिन ये आंसर नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैंने यहां पे पूछा है परसेंटेज इंक्रीज। देखें 1 से 4 वैल्यू हुई है, 1 से वैल्यू गई है 4 पे, तो अगर परसेंटेज इंक्रीज पूछा जाए तो वो एक्चुअली कितना इंक्रीज आया है? 300%। यानी जो राइट आंसर आएगा इंक्रीज 1 से 4 में 300% होगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपने यहां पे शेयर कर ली। नाउ स्टूडेंट, इस चैप्टर में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि किसी भी बॉडी पे जो वर्क डन है that will be appear as a change of kinetic energy of a body। यानी आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, work done on a body it will be appeared as a change of kinetic energy of a body। ये एक पॉसिबल फॉर्म जो है मैथमेटिकल फॉर्म एमसीक्यू में पूछी जा सकती है और अप्लाई की जा सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वर्क डन हमेशा चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हो। अगर ये डस्टर को मैं उठा के यहाँ पे लेके आऊं तो ये एक्चुअली वर्क डन विल अपीयर एज ए चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो ये भी हो सकता है कि वर्क डन मे अपीयर एज ए चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और अगर मैं किसी स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा हूं तो वो ये भी बात हो सकती है कि वर्क डन विल अपीयर एज ए चेंज ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तमाम पॉसिबल अंडरस्टैंडिंग आपके जहन में होनी चाहिए। अब ये एक्सप्रेशन एमसीक्यू में कैसे अप्लाई की जा सकती है स्टूडेंट, ये भी सुन लें। देखिए मेरे पास एक अगेन कार है, फॉर एग्जांपल दिस इज ए कार, और इस कार का जो इंजन है इसके इंजन की पावर है 1 मेगावाट, और इस कार का जो मैस है, मैस ऑफ द कार दैट इज 100 kg। तो आपने बताना है टाइम टेकन बाय कार, टाइम टेकन बाय कार टू रीच ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम रेस्ट। यानी इस कार को रेस्ट से 100 मीटर पर सेकेंड तक की स्पीड में आने में कितना टाइम लगेगा? ऑप्शन ए क्या 1 सेकेंड लगेगा, ऑप्शन बी 2 सेकेंड लगेगा, ऑप्शन सी 0.5 सेकेंड लगेगा, या ऑप्शन डी 2.5 सेकेंड लगेंगे। तो स्टूडेंट इस एमसीक्यू का आंसर जो है वो आप साथ साथ सोल्व करें, मैं अभी आपके सामने सोल्व करूंगा। तो हमारे पास अगर आप ये देखें कि एक्चुअली आपने टाइम जो है वो कैलकुलेट करना है, तो स्पीड गिवन है। आपको पता है कि वर्क डन, यहां पे इसका सॉल्यूशन स्टूडेंट आपके सामने शेयर करता हूं कि वर्क डन इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चूंकि इनिशियल स्पीड जो है फ्रॉम रेस्ट है वो 0 है, तो आप सिंपल हाफ mv² लिख सकते हैं। अब वर्क को आप p × t लिख सकते हैं, तो ये आ गया हाफ mv²। अब देखें स्टूडेंट पावर जो है वो कितनी है? 1 मेगा, 1 × 10⁶ टाइम निकालना है, 1/2 मैस 100 है, और हमारे पास v कितनी है स्टूडेंट? जिस स्पीड तक ये गया है 100, तो 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 10⁴। अब टाइम निकालना है तो बाकी फैक्टर उधर ले जाए, 100 × 10⁴ डिवाइडेड बाय 10⁶ इंटू 2, ये इससे कैंसिल हो गया, तो टाइम आ गया 1/2, जिसे आप लिख सकते हैं 0.5 सेकेंड। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह से इस एक्सप्रेशन को यूज करके वो आपसे जो है वो एमसीक्यू सोल्व करवा सकता है।
नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड भी कुछ बातें आपको जहन में रखनी है। फॉर एग्जांपल दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इंफिनिटी। देखिए एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वो कहता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी पॉइंट से इंफिनिटी तक डिस्प्लेस करने में जो वर्क लगता है उस वर्क को एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। 3 पॉइंट्स पे आपको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पता होना चाहिए। एक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दूसरा इन बिटवीन इंफिनिटी एंड सरफेस ऑफ अर्थ एंड तीसरा जो है वो इन्फिनिट पॉइंट है। तो पहले तो ये बात याद रखिएगा, इन्फिनिट पॉइंट पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 होती है एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। अगेन ये बात एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। इन बिटवीन किसी भी पॉइंट पे अगर आपने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो उसका फार्मूला -Gmm/r है। r इस पॉइंट का सेंटर ऑफ अर्थ तक डिस्टेंस है, ये भी आप डायग्राम में मार्क कर दें r। इसी तरह ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अगर आपने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखना है तो -Gmm/R आएगा। अब स्टूडेंट एक और बात कि अगर मैं देखूं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी लेस नेगेटिव होती जाती है, बढ़ती जाती है और इंफिनिटी पे जाके 0 हो जाती है। तो ये अगर ग्राफिकली आपसे वेरिएशन पूछ ली जाए तो ग्राफिकली कुछ इस तरह से वेरिएशन आएगी। फॉर एग्जांपल दिस इज U एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी विद नेगेटिव एंड दिस इज डिस्टेंस। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा हमारे पास कुछ इस तरह से ग्राफिकल वेरिएशन आएगी। तो ये बातें स्टूडेंट आपसे एमसीक्यू में डिस्कस हो सकती हैं। यहीं पे स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक है उससे रिलेट करता हूं वो है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं द इनिशियल वेलोसिटी विद विच बॉडी गोज आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी अगर किसी बॉडी को आपने आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड भेजना है तो जो इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी वो एस्केप वेलोसिटी है। एस्केप वेलोसिटी के 2 रिलेशन आपके जहन में होने चाहिए। पहला रिलेशन ये है कि √2gm/r, दिस इज द फर्स्ट रिलेशन ऑफ एस्केप वेलोसिटी। और सेकंड रिलेशन जो है एस्केप वेलोसिटी का स्टूडेंट वो है √2gr। अब स्टूडेंट यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं पहली बात कि एस्केप वेलोसिटी जो है नंबर 1 एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ, ये बात आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। साइड पे टेबल गिवन है हमारी बुक में जहां से आप डिफरेंट प्लैनेट्स की एस्केप वेलोसिटी देख सकते हैं। अर्थ के लिए ये वैल्यू है और ये आपसे एमसीक्यू में डिस्कस की जा सकती है। अब इस रिलेशन से आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नंबर 1 दिस इज मैस ऑफ प्लैनेट, मैस ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करती है विच इज कैपिटल M, ठीक है जी। दूसरा फैक्टर है रेडियस ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करती है, ये दूसरा फैक्टर है जिस पे एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करती है। और जो तीसरा हमारे पास फैक्टर है वो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसे आप ग्रेविटी कह सकते हैं, इस चीज पे डिपेंड करेगी। इसके अलावा क्या स्मॉल m का फैक्टर है? आंसर इज नो। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो एस्केप वेलोसिटी है वो स्मॉल m यानी मैस ऑफ ऑब्जेक्ट इस पे डिपेंड नहीं करती, मैस ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है जी। अब यहां से एमसीक्यू एक तो ये पूछा जा सकता है कि वो आपसे कहे कि एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी की रेशो बताएं। ऑप्शन ए 1:√2, ऑप्शन बी √2:1, ऑप्शन सी 2:1 एंड डी 1:2। तो स्टूडेंट आपको रिलेशन कुछ बेसिक क्लियर होने चाहिए। देखें एस्केप वेलोसिटी है √2gr, जबकि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है दैट इज √gr। तो आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √2:1 विच इज द बीटा आंसर। तो ये स्टूडेंट आपको बात यहां से क्लियर होनी चाहिए। दूसरा आपसे एमसीक्यू इस तरह से भी पूछा जा सकता है, वो अगर आपसे कहे कि मैस ऑफ द प्लेनेट अगर वो 16 टाइम कर दिया है और रेडियस ऑफ द प्लेनेट 4 टाइम इंक्रीज कर दिया है तो आप बताएं एस्केप वेलोसिटी कितनी टाइम होगी? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एस्केप वेलोसिटी? क्या एस्केप वेलोसिटी 2 टाइम हो जाएगी? क्या एस्केप वेलोसिटी हाफ हो जाएगी? क्या एस्केप वेलोसिटी 4 टाइम हो जाएगी? या जो एस्केप वेलोसिटी है वो 1/4 हो जाएगी? तो स्टूडेंट आप इस रिलेशन में, ये वाला रिलेशन है, इसमें ये पैरामीटर्स पुट करें। इसका सॉल्यूशन मैं आपसे यहां पे शेयर करता हूं
जब आप ये पैरामीटर्स पुट करेंगे तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला है √g, मैस की जगह आप क्या पुट कर देंगे 16m, तो ये आ जाएगा 16m, और रेडियस की जगह आप 4r पुट कर देंगे। जब आप इसे सोल्व करेंगे 4 और 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 आ जाएगा, तो एस्केप वेलोसिटी जो है वो 2 टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी इन पैरामीटर्स के चेंज होने से। सो राइट आंसर जो है वो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा आएगा। इसी टॉपिक से स्टूडेंट एक्सटेंड करते हुए डिस्कशन जो मैं नेक्स्ट डिस्कशन करूंगा वो है हमारे पास इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड भी बातें आपसे डिस्कस की जा सकती हैं, तो आप लिखें इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती है और कौन सी कंडीशन है और क्या रिलेशंस हैं जिसे आप एमसीक्यू में अप्लाई कर सकते हैं। जरा गौर से देखिएगा, ये मेरे पास एक बॉडी है, इस वक्त ये ग्राउंड से किस हाइट पे स्टूडेंट मौजूद है, इस हाइट को मैं कह देता हूं h1, ये नीचे आ रही है विद वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी v1, ये इस पॉइंट पे आई है और इस पॉइंट की जो हाइट है ग्राउंड से इसे मैं कह देता हूं दैट इज h2, और जो हाइट का डिफरेंस है हमारे पास h1 माइनस h2, इसे मैं h कह देता हूं। ये पैरामीटर जरा ज़हन में रखिएगा, विच इज द डिफरेंस बिटवीन h1 माइनस h2। यहां पे जो इस बॉल की वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी है। अब हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बताता है, दो हिस्सों में आपने इसे डिस्कस करना है। एक, इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन क्या रिलेशन आएगा, और अगर एयर फ्रिक्शन मौजूद होगी तो फिर क्या रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। देखें, इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से रिलेशन आएगा कि जी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, जो एनर्जी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द रिलेशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन। इसे आप लिख सकते हैं mgh1 माइनस h2 दैट इज इक्वल टू हाफ m vf² माइनस vi²। और अगर इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन की बात की जाए तो फिर सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक्चुअली कन्वर्ट नहीं होगी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, उसका कुछ हिस्सा जो है वो एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन में यूज हो जाएगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन की अगर बात की जाए तो वो कुछ इस तरह से आएगा स्टूडेंट कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन विच इज FH। सो दिस इज हमारे पास बेसिक रिलेशन जो आप इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। अब मोस्टली जो रिलेशन यूज होता है वो ये होता है कि जब आप इनिशियल वेलोसिटी को जीरो कंसिडर कर लें तो तब आप इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन इस रिलेशन को इस तरह से लिखते हैं, h1 माइनस h2 को आप h कह दें, सो mgh इज इक्वल टू हाफ mv², क्योंकि फाइनल वेलोसिटी को आपने v कह दिया है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो ये स्टूडेंट आपने ज्यादातर एमसीक्यू में रिलेशन अप्लाई करना होता है, जैसे कि अभी मैं आपके सामने शेयर करता हूं। तो स्टूडेंट इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू देखिएगा। एमसीक्यू कुछ इस तरह से है कि ये मेरे पास एक बॉडी है जिसका मैस क्या है 2 kg और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है और इसे ड्रॉप किया गया है फ्रॉम ए हाइट ऑफ 6 मीटर, और जब ये बॉडी 3 मीटर की हाइट पे आती है तो इस हाइट पे आपने इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बतानी है इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन। ऑप्शन ए क्या वो 50 जूल है, ऑप्शन बी क्या वो 60 जूल है, ऑप्शन सी क्या वो 70 जूल है, और ऑप्शन डी जो है वो 100 जूल है। अब इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन आप काइनेटिक एनर्जी सिंपल निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। सो हमारे पास क्या आएगा h1 माइनस h2, मैस कितना है 2, g कितना है 10 और h1 माइनस h2 दैट इज 3, तो 3 इंटू 2 10 60 जूल इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट इस तरह से जो है वो आपसे ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड एमसीक्यू है वो आपसे पूछे जा सकते हैं।
नाउ स्टूडेंट इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक है जिसमें से आपसे इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। इसमें डिफरेंट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज मेंशन है। एनर्जी फ्रॉम टाइड्स है, फ्रॉम वेव, सोलर और फ्रॉम बायोमास, एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट एंड जियोथर्मल एनर्जी। देखिए टाइड्स का जो सोर्स है वो मून है, ये बात आपसे एमसीक्यू में डिस्कस की जा सकती है। इसी तरह जो वेव्स हैं उसका जो सोर्स है वो विंड है। और साल्टर्स डेथ जो प्रोफेसर साल्टर ने इन्वेंट की थी, जिससे आप वेव्स की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सोलर जो है इसका जो हमारे पास सोर्स है वो सन है, और आउटसाइड द एटमॉस्फेयर जो सनलाइट की इंटेंसिटी है वो 1.4 है किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, जिसे सोलर कांस्टेंट भी कहते हैं। ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है। इसी तरह जो सरफेस ऑफ अर्थ तक इंटेंसिटी पहुंचती है वो 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है। ये बात भी एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। फिर बायोमास की स्टूडेंट डिस्कशन है कि हमारे पास रेजिडुअल जो है लिविंग थिंग्स का, उसे आप कंबस्ट करके या फर्मेंटेशन से आप उसके एनर्जी ले सकते हैं। फिर हमारी वेस्ट प्रोडक्ट को भी इसी तरह कंबस्टन के थ्रू हीट बना के, हीट से स्टीम बना के आप जो एनर्जी जो है वो गेन कर सकते हैं। और लास्ट में जियोथर्मल एनर्जी है, जो कि 3 उसकी कॉजेज लिखी हैं कि रेडियो एक्टिव डिके की वजह से, रेजिडुअल हीट की वजह से और कंप्रेशन ऑफ मटेरियल की वजह से जमीन के अंदर एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है, जिसकी वजह से आप उस जो जमीन के नीचे एनर्जी है उसे यूज कर सकते हैं पीसफुल पर्पस या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। सो स्टूडेंट, दिस वाज द डिस्कशन ऑफ चैप्टर नंबर